नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एस पेट 2023 की बुक जो है अंकित भाटी सर की, इसमें से हम सामान्य जागरूकता के प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जिसमें से 230 प्लस दिए गए हैं प्रश्न। और उसको जो है दोस्तों हम दो भाग में अपलोड किए हैं, जिसमें से भाग 1 आपका पार्ट 1 आज अपलोड किया जाएगा, जिसमें से 150 प्लस प्रश्न रहेंगे। उसके बाद कल का जो वीडियो आएगा उसमें बाकी प्रश्नों को कवर कर लिया जाएगा। बात करें दोस्तों इस पीडीएफ में या फिर इस बुक में जो दिए गए प्रश्न हैं, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं, चाहे 2021 का हो या 2022 के प्रश्न हो, सभी को इसमें शामिल किए गए हैं। अगर बात करें इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सीधे प्रश्न पर आते हैं। तो चलिए इसमें पहला प्रश्न शुरू होता है, जो कि विगत वर्ष परीक्षा में पूछा गया है। 2022 में पूछा गया था, पेट के एग्जाम में पूछा गया था कि नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? यह पेट एग्जाम 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए बताइए, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। चलिए अगला प्रश्न है, आपके सामने पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? यह भी पेट एग्जाम 2022 में पूछा गया था शिफ्ट 1 में। तो बताइए कहाँ है ओलंपिक समिति का मुख्यालय? तो यह है दोस्तों आपके स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा थॉमस कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है? इसका संबंध जो है दोस्तों आपके बैडमिंटन से है। किससे है? बैडमिंटन से है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया कि प्रसिद्ध बुक विंग्स ऑफ द फायर किसकी आत्मकथा है। विंग्स ऑफ द फायर किसकी आत्मकथा है दोस्तों? यह भी पेट एग्जाम 2022 में पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में। तो बताइए विंग्स ऑफ द फायर किसकी पुस्तक है? यह है दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? यह प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। तो सभी को पता होगा 2 अक्टूबर को जो है अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 8 सितंबर, 8 नवंबर, 8 फरवरी को। तो सही आंसर बताइए दोस्तों कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन इजराइल की राजधानी है। इजराइल की राजधानी क्या है दोस्तों? हमसे पूछा गया है। तो इजराइल की राजधानी जो है दोस्तों जेरूसलेम है। क्या है? जेरूसलम राजधानी है इजराइल की। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, टाइम हमारे पास बहुत ही कम है दोस्तों, इसलिए जो है क्वेश्चन को सिर्फ हम आंसर ही बताएंगे, क्योंकि सामने एग्जाम है, 5-7 दिन और बचे हैं दोस्तों। तो ठीक है, जल्दी जल्दी से हम कवर करेंगे इसको। बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। इनमें से किस राज्य में विधान परिषद है, ये हमसे पूछा गया है। तो इनमें से जो विधान परिषद है दोस्तों, कर्नाटक राज्य में विधान परिषद है। अगला प्रश्न है आपके सामने, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने, सीवी रमन है, राजीव गांधी है, रविंद्रनाथ टैगोर है, मदर टेरेसा है। यह जो है आपके पेट एग्जाम 2021 में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। बताइए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भारत के संविधान में शामिल है। कह रहा सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है किस संविधान के कहाँ शामिल है? जैसे राज्य सूची में है, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, इनमें से कोई नहीं। तो बात की जा रही है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता की बात की रहे हैं। तो यह दोस्तों शामिल है आपके राज्य सूची में। कहाँ है? राज्य सूची में। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है इंडिका जो मौर्य भारत
का एक लेख है, किसके द्वारा लिखा गया है? पूछा गया है इंडिका के लेखक कौन है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो इंडिका के लेखक की बात करें तो मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है आपके सामने, भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? भरतपुर का जो पक्षी अभ्यारण्य है उसको किस नाम से और जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन सी, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है भरतपुर का जो पक्षी अभ्यारण्य है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? राज्य सूची में क्या शामिल नहीं किया गया है दोस्तों इनमें से? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, राज्य सूची में जो शामिल नहीं है दंड प्रक्रिया संहिता है, यह राज्य सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन के भूमि के नाम से जाना जाता है? थंडर ड्रैगन भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? जापान को, भूटान को, नेपाल को या फिर श्रीलंका को जाना जाता है? तो थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, यह आपके ऑप्शन पहला हो। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, भूटान, जिसे तड़ित झंझावात भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया कि रियाद जो है किस देश की राजधानी है? रियाद किस देश की राजधानी है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, म्यांमार, बांग्लादेश, सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं। बात की जा रही है रियाद की, तो रियाद दोस्तों यह सऊदी अरब की राजधानी है। ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे छोटा राज्य की बात किया जाए तो गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, फिर इसमें पूछा गया है राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का पूछा जा रहा है, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यह मनाया जाता है आपके ऑप्शन बी होता है 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस के नाम रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं। खजुराहो मूर्ति कलाएं कहाँ स्थित है? गुजरात में है, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों खजुराहो जो स्थित है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रसिद्ध है नवकलेवर उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? जो नवकलेवर उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है दोस्तों आपके ऑप्शन डी होता है, उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? जो अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं किस लिए दिए जाते हैं दोस्तों? तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं, जिसमें दोस्तों 15 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके वोट डालने का अधिकार होता है? वोट डालने का अधिकार किसे होता है दोस्तों? जब दोनों लोकसभा मतलब जिसे दोनों को वोट बराबर हो जाता है तो टाई के रूप में कौन व्यक्ति वोट डालते हैं? प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो टाई के रूप में जो वोट डाला जाता है यह डालते हैं स्पीकर। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष टाई के रूप में अपना मत देते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे? इनमें से कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन नहीं थे दोस्तों, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे दोस्तों, भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे यह, और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे 1967 से लेकर, इनका कार्यकाल की बात करें जाकिर हुसैन की तो 1967 से लेकर 1969 तक, 1969 तक इनका कार्यकाल था दोस्तों। और यह
भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे? यह प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, यह हमसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। अब किस अनुच्छेद के तहत इसमें कहा गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे? तो अनुच्छेद 56 के ए में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 56 के ए के तहत जो है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करें। पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? सभी को पता होगा, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो यह अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है नीलम संजीव रेड्डी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे? नीलम संजीव रेड्डी जो हैं भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, तो यह थे 6वें राष्ट्रपति थे। कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल था 1977 से लेकर 1982 तक इनका कार्यकाल था नीलम संजीव रेड्डी का, और यह 6वें राष्ट्रपति थे। उसी प्रकार अगला प्रश्न है कि श्री रामनाथ कोविंद भारत के जो है चौथे राष्ट्रपति थे। पूछा गया कि श्री रामनाथ कोविंद जो है भारत के चौथे राष्ट्रपति हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चौथे हैं, 14वें राष्ट्रपति हैं। किस नंबर के हैं? 14वें राष्ट्रपति हैं दोस्तों, ऑप्शन आपका बी हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और अगर वर्तमान समय में पूछ लिया जाए कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू कौन है, तो यह 15वें हैं। 15वें राष्ट्रपति के रूप में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितने समय का होता है? 10 वर्ष दिया गया है, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। तो इनके कार्यकाल की बात की जा रही है, तो इनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया है कि वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किस कारण से है? जो वनों की कमी हो रही है, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना जो है किसके कारण है? ये सब ग्रीन हाउस प्रभाव के, वैश्विक के तापन के, ओजोन रिक्तीकरण या फिर आबादी बढ़ने से है? तो इसका सही आंसर जो होगा नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना जो है यह आबादी के कारण है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने 30 नंबर का, पूछा जा रहा है कह रहा कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? इनमें से भारत के कौन राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, के आर नारायण हैं, नीलम संजीव रेड्डी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी जो है यह निर्विरोध निर्वाचित हुए थे दोस्तों। अभी हमने बताया एक चौथे राष्ट्रपति थे, 6वें थे, और इनका कार्यकाल जो था 1977 से लेकर 82 तक था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? पूछा गया है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। और इनके बात किया जाए कार्यकाल का, तो इनका कार्यकाल था 1952 से लेकर 1962 तक। ठीक है, 1952 से लेकर 1962 तक, और दूसरे भी राष्ट्रपति यही थे। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 31 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपके सामने हो जाएगा 2003 में की गई थी, ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा
पूछा जा रहा है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण जो है सेवानिवृत्त होते हैं? कितने सदस्यगण होते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला होता है, 1/3 सदस्य जो हैं सेवानिवृत्त होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में। ठीक है, ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 33 नंबर का। कह रहा है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो बताइए राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ऑप्शन बी हमारा होगा कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो राज्यसभा की बात की जाए दोस्तों तो इसकी राज्यसभा की जो उम्र होती है 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे? यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे, यह हमसे पूछा गया है। तो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों उसमें एम वेंकैया नायडू थे। ऑप्शन पहला होगा एम वेंकैया नायडू। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कौन से देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? सभी को पता होगा दोस्तों, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है जो कि 4097 किलोमीटर है। ठीक है, 4097 किलोमीटर। चीन की बात कर लिया जाए तो चीन की जो सीमा साझा करता है यह करता है आपका 3488 किलोमीटर के आसपास में। म्यांमार की बात किया जाए तो म्यांमार के 1643 किलोमीटर और नेपाल की बात किया जाए तो 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है 4097 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? इसमें पूछा गया कि किस देश के साथ भारत अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो इसके सही आंसर की बात किया जाए तो श्रीलंका की जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है भारत के साथ। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। भारत और श्रीलंका को जो अलग करता है दोस्तों, पाक जलडमरू मध्य अलग करता है। क्या? भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य अलग करता है। ठीक है, पाक जलडमरू मध्य। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं 39 नंबर का। पूछा गया कि भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है? भारत की सीमा जो है कितने देश के साथ साझा करता है भारत अपनी सीमा? तो भारत अपनी सीमा जो है 7 देशों के साथ साझा करता है, जिसमें से आपका बांग्लादेश है, चीन है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है। ठीक है, बचपन में बीए, इसकी ट्रिक होती है बचपन में बीए। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में जो है किस देश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा तीनों तरफ किससे घिरा हुआ है? तो सभी को पता होगा बांग्लादेश, त्रिपुरा अब तीनों तरफ से जो है घिरा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया है कि वेनिस शहर जो अपने नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? वेनिस शहर किस देश में स्थित है दोस्तों? वेनिस की बात किया जा रहा है तो यह इटली में स्थित है। इटली की राजधानी क्या है दोस्तों? तो इटली की राजधानी रोम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं आती है? तो कौन सी भूमि किसी देश के स्वामित्व में नहीं है दोस्तों? तो अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका जो है किसी देश के स्वामित्व में नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। तो सही
ऑप्शन जो होगा अंटार्कटिका, ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इनमें से कौन सा शहर जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। यह दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाला होता है, जो पर्थ है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ठीक है, 44 नंबर का प्रश्न है 44, कह रहा है कि अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ यूएसएसआर का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है। अजरबैजान की राजधानी हमसे पूछा गया है। अजरबैजान की राजधानी क्या है दोस्तों, तो अजरबैजान की राजधानी जो है बाकू है। क्या है, बाकू अजरबैजान की राजधानी है। बात किया जाए उलान बटोर जो होता है, बतौर लिखा है, उलान बटोर जो है दोस्तों यह मंगोलिया की राजधानी है। कीव की बात करें, कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है। ताशकंद जो है आपकी उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, ताशकंद किसकी राजधानी है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं स्थित है। पूछा है कि निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। इनमें से किस देश की सीमा जो है भूमध्य सागर से नहीं लगती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेल्जियम। क्या हो जाएगा, बेल्जियम आपका सही आंसर हो जाएगा। बेल्जियम की बात करें तो ब्रुसेल्स, इसकी राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है। इनमें से अल्पाइन देश कौन है दोस्तों, अल्पाइन देश का हिस्सा कौन है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इटली जो है अल्पाइन देश का एक सदस्य है। और इसमें बात करें दोस्तों तो ऑस्ट्रिया भी आता है, जर्मनी, फ्रांस, मोनाको भी इसमें शामिल है अल्पाइन देश में। ठीक है, कौन कौन है, इटली के साथ साथ कौन है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, फ्रांस है और मोनाको है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। माले पूछा गया कि माले किसकी राजधानी है। माले किसकी राजधानी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, माले सभी को पता होगा मालदीव की राजधानी है। किसकी राजधानी है, मालदीव की राजधानी क्या है, माले है। और मालदीव जो है दोस्तों एशिया का सबसे छोटा देश है, यह बात को याद रखिएगा। एशिया का सबसे छोटा देश कौन है, मालदीव है, और इसकी राजधानी क्या है, माले है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है। स्वीडन की राजधानी हमसे पूछा जा रहा है, तो स्वीडन की जो राजधानी है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है। इनमें से एक यूरोपीय देश कौन है दोस्तों, यूरोप का देश कौन सा है, सूडान है, बुल्गारिया है, बेनिन है, घाना है। तो यूरोपीय देश की बात किया जाए, बुल्गारिया जो है यूरोपीय देश है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है। जिसकी सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, कौन सा देश है, चीन है, ब्राज़ील, कनाडा, भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, चीन की सीमा जो है टोटल 14 देशों के साथ लगती है। ठीक है, 14 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है कौन, चीन। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 51 नंबर का, पूछा गया है कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है। दुनिया का सबसे छोटा पूछा जा रहा है, तो दुनिया का सबसे छोटा जो है वेटिकन सिटी है। कौन है, वेटिकन सिटी है। और यह दोस्तों इटली की राजधानी जो है, इटली की राजधानी रोम, रोम के भीतर ही स्थित है वेटिकन सिटी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि ग्रेनेडा स्थित है। ग्रेनेडा स्थित है कहाँ है दोस्तों, यह हमसे पूछा जा रहा है। ग्रेनेडा कहाँ स्थित है, यह कैरेबियन सागर में स्थित है। ग्रेनेडा जो है कैरेबियन सागर में स्थित है। और इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है सेंट जॉर्ज, पूछा जा सकता है। सेंट जॉर्ज जो है इसकी राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं, 53 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, इसमें पूछा गया है दोस्तों मिलान करना है। चलिए देश दिए गए हैं और उनकी राजधानियों के साथ मिलान करना है। तंजानिया की राजधानी क्या होती है दोस्तों, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। क्या है, डोडोमा तंजानिया की राजधानी है। केन्या की बात किया जाए तो केन्या की राजधानी नैरोबी है। नामीबिया की बात किया जाए, नामीबिया की राजधानी जो है विंडहाक है, विंडहाक। और मोरक्को जो है, मोरक्को की राजधानी राबात है।
तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा। किस ऑप्शन में दिया गया है? पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरा ऑप्शन पहले में दिया गया है, तो यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? इनमें से किस देश के साथ भूमध्य रेखा गुजरती है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों बात किया जाए पहले ऑप्शन की, ब्राज़ील, जाम्बिया, मलेशिया। ब्राज़ील में तो भूमध्य रेखा नहीं जाती, जाम्बिया में भी नहीं जाती, मलेशिया में जाती है, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बात किया जाए कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया में, केन्या भी, इंडोनेशिया। तो भूमध्य सागर जो भूमध्य रेखा है यह कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया में जाती दोस्तों। और बात करें नीचे ऑप्शन दिया गया ब्राज़ील, सूडान, मलेशिया, तो इसमें जो हो जाएगा दोस्तों ब्राज़ील में तो जाती है, लेकिन चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 5वें स्थान पर आता है? प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा देश है कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 5वें स्थान पर आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, विश्व के 5वें स्थान पर आता है आपका ब्राज़ील है। कौन है? ब्राज़ील। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ब्राज़ील होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए। पूछा गया कि अबू धाबी किसकी राजधानी है? अबू धाबी किसकी राजधानी है, ये हमसे पूछा जा रहा है। अबू धाबी की बात किया जाए तो यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। यूएई की राजधानी जो है अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि पटाका किस देश की मुद्रा है? पटाका किस देश की मुद्रा है, हमसे पूछा गया है। तो पटाका जो है दोस्तों मकाऊ की मुद्रा है। मकाऊ की मुद्रा क्या है? पटाका है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया कि पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? पणजी जो है यह किस राज्य की राजधानी है? सभी को पता होगा गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और गोवा के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा राज्य है, और पुर्तगाली यहाँ लगभग 750 वर्ष तक शासन किए थे दोस्तों। कितने? 450 वर्ष तक, 450 वर्ष तक यहाँ शासन किए थे, और 1961 में यह भारतीय प्रशासन में सौंप दिया गया था। ठीक है, कब? 1961 में गोवा जो है भारतीयों के कब्जे में आया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर की बात की जा रही है, तो पोर्ट ब्लेयर दोस्तों अंडमान निकोबार की राजधानी है। ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी। यहाँ दोस्तों लगभग 572 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार में लगभग जो है 572 द्वीप हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ज़्यादा ना बात करते हुए प्रश्न को कवर करना है दोस्तों। ठीक है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए जैसे, और दोस्तों हमने इससे पहले के कई वीडियो अपलोड कर दिया है, जैसे कि हिस्ट्री, आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, सभी का मैराथन अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ सभी वीडियो का प्ले लिस्ट बनाया गया है। आप क्रमागत से ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो, क्योंकि यह दोस्तों अंकित भाटी सर द्वारा छाटे गए प्रश्न हैं कि इसमें 100% क्वेश्चन बचना ही बचना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप प्रश्न जरूर देख के जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न की। तो इसमें पूछा जा रहा था, कौन सा प्रश्न है? ठीक है, पूछा गया कि नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? जो नेपाली भाषा है यह किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक में, राजस्थान में, सिक्किम में, आंध्र प्रदेश में। तो नेपाली भाषा जो है नेपाल के ही पास में बोली जाएगी। तो नेपाल के पास में कौन सा राज्य है दोस्तों, कौन सा है? तो सिक्किम जो है नेपाल के पास में स्थित है। सिक्किम में जो है नेपाली भाषा बोली जाती है। और नेपाल की इसकी सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है दोस्तों। इसमें टोटल 6 ज़िले हैं। कितने हैं? 6 ज़िले इसमें हैं गंगटोक में। सिक्किम में 6 ज़िले हैं और इसकी राजधानी क्या है? गंगटोक है। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है कि खाली स्थान दिया गया है को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया था। उत्तराखंड की स्थापना कब की गई थी, यह हमसे पूछा गया है।
तो उत्तराखंड की राजधानी बात किया जाए तो उत्तराखंड कब अस्तित्व में आया था? तो यह 9 नवंबर 2000 की स्थापना की गई थी उत्तराखंड की। कब की गई थी? 9 नवंबर 2000 की। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? इसकी राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 62 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? त्रिपुरा को जो है भारत का पूर्ण रूप दर्जा कब दिया गया था राज्य के रूप में? यह दिया गया था 1972 में। 1972 में त्रिपुरा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1972 में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकते हैं? तो यह बात कही गई है अनुच्छेद 108 में। ठीक है, अनुच्छेद 108 में कही गई है। चलिए और बात करें संयुक्त अधिवेशन जो है, यह संयुक्त अधिवेशन किस संविधान से लिया गया? किसके? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है दोस्तों संयुक्त बैठक। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 65 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक और प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा का आयोजित किस वर्ष की गई थी? प्रश्न है आपके सामने। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी यह हमसे पूछा गया है। यह किए गई थी आपकी 13 मई 1952 को जो है प्रथम लोकसभा आयोजित की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है 65 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? अब लोकसभा के बारे में पूछा जा रहा है, तो लोकसभा की जो आयु होती है 25 वर्ष होती है। ठीक है, और राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा की होती है आपकी 30 वर्ष। एक बात करें दोस्तों, आपको याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होता होगा। देखिए लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा को हम अंग्रेजी में अगर बात करें तो लोकसभा लिखते हैं, यल से शुरू होता है और यल से अल्फ़ाबेट में हमारे रीजनिंग में अगर पढ़े होंगे तो यल का कोड होता है 12। 12 पहले आया तो पहले क्या आता है 25, 12 पहले आया तो 12 पहले। और राज्यसभा को आर से लिखा जाता है, आर का कोड होता है 18। 18 बाद में आएगा तो 30 जो है बाद में आता है। अब समझ में आया दोस्तों, 30 जो है बाद में आता है, तो बाद में किसके लिए है? आर, आर भी बाद में आता है। तो राज्यसभा जो है 30 वर्ष और इसका सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। और लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा पहले आता है, लोकसभा का कोड यल से होता है, यल का कोड होता है 12। 12 जो है 30 से पहले ही आता है। ठीक है, 12 पहले आता है तो 25 हमारा होगा। तो क्या हो जाएगा? लोकसभा के सदस्य बनने की आयु जो होती है 25 वर्ष होती है। आप याद कर सकते हैं दोस्तों, यल से याद करेंगे लोकसभा, यल का कोड होता है 12, तो मतलब 12 पहले वाला आएगा, तो 12 में होता है हमारा 25 पहले आएगा, तो 25 हमारा जो होता है लोकसभा के लिए होता है और राज्यसभा के लिए आपकी 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि नगर पालिका के कूड़े कचरे एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं, इस फर्नेस को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों, यह हमसे पूछा गया है। तो इसे कहा जाता है इंसिनरेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंसिनरेटर। जहाँ कूड़े कचरे एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं उसे कहा जाता है इंसिनरेटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है इसी प्रकार में पूछा गया है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम होनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, उसमें जो है उम्मीदवार को खड़ा होने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र जो है कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, चाहे लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो। उसमें चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र जो है कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? भूक्षरण जो होता है किसके द्वारा रोका जा सकता है? पक्षी की जनसंख्या बढ़ाकर, वन रोपण करके, वनस्पति हटाकर, अति चराई से। तो भूक्षरण की बात किया जा रहा है। भूक्षरण जो रोका जा सकता है दोस्तों, यह वन रोपण करके, वनों को लगाने से भूक्षरण रोका जा सकता है। फिर पूछा गया है लोकसभा में शून्यकाल की अवधि कह रहा है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि
अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, कितने समय तक हो सकता है शून्यकाल? 30 मिनट का, 1 घंटा का, या फिर अनिश्चित काल का, या 2 घंटे का? तो शून्यकाल की बात की जाए दोस्तों तो शून्यकाल का समय जो होता है 1 घंटा होता है। अधिक से अधिक 1 घंटा आप ले सकते हैं शून्यकाल के दौरान। फिर पूछा गया है कि शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो शून्यकाल का अर्थ होता है दोस्तों जब कोई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए उठाए जाए सब। कह रहा है कि जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए प्रश्न को शून्यकाल कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। 72 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, देखते हैं। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि जो है कितनी समय की होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 माह की होती है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसे केवल शुक्रवार को ही प्रस्तुत किया जाता है। कब किया जाता है? शुक्रवार को प्रस्तुत ही किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। 73 नंबर का प्रश्न है कि वर्तमान में खाली स्थान दिया गया है, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र में कितने सदस्य हैं, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो वर्तमान में जो है 543 है दोस्तों। एक मिनट कितने हैं? 543 हैं। तो ऑप्शन पहला वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में जो लोकसभा की सीटें हैं वर्तमान में कितने हैं? 543 हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित की गई है? लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है? यह किया गया है 131 सीटें। ठीक है, 131 सीटें जो हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। अगर बात करें अनुसूचित जाति के लिए तो अनुसूचित जाति के लिए आपकी 84 है और अनुसूचित जनजाति के लिए आपकी 47 सीटें हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए कितनी है? आपकी 84 है, अनुसूचित जनजाति के लिए आपकी 47 है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा की बात की जा रही है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? यह 5 वर्ष का होता है। लोकसभा की बात किया जाए 5 वर्ष का होता है। पूछा जा रहा है लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष या पहले स्पीकर कौन थे, यह हमसे पूछा गया है। तो इसके पहले अध्यक्ष की बात किया जा रहा है तो जीवी मावलंकर थे। पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर थे दोस्तों, 15 मई 1952 से और 27 फरवरी 1956 तक। ठीक है, कब से कब तक थे स्पीकर? यह 1952 से लेकर, लिख दे रहे हैं, 1952 से 1956 तक जीवी मावलंकर जो हैं लोकसभा के अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 77 नंबर का 77 कह रहा है कि भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? प्रश्न है कि भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का जो है कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? कौन व्यक्ति हैं जिनका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलराम झाकड़ जो है, बलराम जाखड़ का कार्यकाल सबसे अधिक था लोकसभा अध्यक्ष में। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? ऑप्शन आपके सामने है, 64 हैं, 75 हैं, 80 हैं, 70 हैं। तो लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए कितनी सीटें हैं? यह 80 हैं। उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है कितने सदस्यों की दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 50। कितने सदस्यों का? 50। अगला प्रश्न है आपके सामने, खाली स्थान दिया गया है को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति है। किसको सत्रावसान करने की शक्ति है, यह हमसे पूछा गया है। तो सत्रावसान करने की जो शक्ति है दोस्तों यह दी गई है आपके राज्यपाल को। किसे दी गई है? राज्यपाल को जो है सत्रावसान करने की शक्ति है। अब अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम तथा अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं?
कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कम से कम आपके 60 सदस्य हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 500 सदस्य हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है कि यह बिल मुद्रा बिल है या नहीं है, इसको प्रमाणित कौन व्यक्ति करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन करते हैं? यह करते हैं राज्य विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? राज्य विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस द्वारा घोषित किया गया था। किसके द्वारा घोषित किया गया था? यह हमसे पूछा गया है कि पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया था किसके द्वारा? यह किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कब किया गया? 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल। अगला प्रश्न है आपके सामने, थोड़ा सा प्रश्न आपको ब्लर में दिख रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, अभी कुछ टाइम बाद, कुछ क्वेश्चन बाद आपका सही हो जाएगा यह। प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में 3 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 30 जनवरी की बात की जा रही है तो 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं दी गई हैं और तिथियां जिन्हें 2018 में मनाया गया है और इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो यह सही मिलान नहीं है, कौन सा दोस्तों? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मार्च को पहला ही गलत दिया गया है 2018 के बाद। यह 8 मार्च को नहीं 8 मई को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 8 मई को मनाया गया था। तो पहला ही वाला हमारा गलत हो जाएगा, गलत ही हमसे पूछा गया था, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 87 नंबर का। फिर इसमें पूछा गया कि नीचे कुछ घटनाएं तथा तिथियां दी गई हैं और मनाए गए कौन सा मिलान सही नहीं है? सही मिलान नहीं है दोस्तों। पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, यह भी बात सही कह रहा है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, यह भी बात सही है। लेकिन आपके जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है यह 1 मई को नहीं मनाया जाता है, यह मनाया जाता है आपका 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है आपके 22 मई को। तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी वाला सही होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? यह हमसे पूछा जा रहा है। तो विश्व डाक दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों यह 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय डाक दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय डाक दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी में हमारा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 89 का। इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी वह शहीद दिवस कब मनाया जाता है? यह हमसे पूछा गया है। सभी को पता होगा दोस्तों कब मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी, तो 23 मार्च को हमने शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, उसी कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? किस वर्ष किया गया दोस्तों? प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? यह किया गया था आपका 2019 में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ही मनाया जाता है दोस्तों, यह मनाया जाता है आपका
24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उसी प्रकार है आपका अगला प्रश्न कि वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है। 16 में पूछा गया कि वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश में प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया था, यह हमसे पूछा गया था। तो 2016 की बात किया जा रहा है, तो 2016 में 4 जनवरी को मनाया गया था प्रवासी दिवस, या फिर 4 जनवरी को ही मनाया जाता है प्रवासी दिवस। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, यह हमसे पूछा गया। तो सभी को पता होगा 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए किस अभियान के लिए दर्ज किया गया है। किस अभियान के लिए दर्ज किया गया है गिनी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। यह चलाया गया दोस्तों आपके ऑप्शन, तो किस अभियान के लिए होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लीन यूपी ग्रीन यूपी। क्या होगा, क्लीन यूपी ग्रीन यूपी के लिए जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री अखिलेश द्वारा जो है चलाए गए अभियान को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, संघाई में इसका सही आंसर हो जाएगा। संघाई में जो है ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय है। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है द हेग में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी होगा, वियना में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र की बात की जा रही है तो इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। कौन से राज्य की बात की जा रही है दोस्तों, किस राज्य में, तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, तमिलनाडु। क्या होगा, तमिलनाडु। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 100वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं कौन कौन सी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा कौन कौन सी हैं, यह हमसे पूछा गया है। तो इसकी भाषा की बात किया जाए तो अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी है, अरबी और स्पेनिश है। तो ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न जो है यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों, इसलिए। और बाकी कल का जो प्रश्न रहेगा 101 से लेकर हम 200 प्रश्न को कवर करेंगे, उसके बाद फिर ऐसे ही वीडियो कवर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 दिन में 2 वीडियो में उसको हम समाप्त कर देंगे, जितने भी सामान्य जागरूकता के प्रश्न दिए गए हैं अंकित भाटी सर की बुक में। तो ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारे चैनल के आप जाइएगा वहाँ चैनल लिस्ट में, वहाँ एक और चैनल दिया गया, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, वो हमारा एक बैकअप के लिए चैनल दिया गया है, बाई चांस से कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए चैनल पर तो उस पर वीडियो आपको अपलोड मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।